हाय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय इंस्टीट्यूट इंग्लिश कॉस्मोस। अच्छा चलिए बताइए कि राम मंदिर में जो चोरी हो रही है अभी चढ़ावे की, या उस जिसको पकड़ा गया है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट एक वर्ड है। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है किसी की उसको बिना बताए उसके सामान की चोरी कर लेना, जैसे कि ये पिक्चर आपको बता रही है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने दो सेंटेंस लिए, जरा ध्यान से देखिए। द फ्रॉडुलेंट मिसअप्रोप्रिएशन। अच्छा देखिए, इंग्लिश में फ्रॉडुलेंट वर्ड आपको आता ही होगा जहां तक मेरा ख्याल है। फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है? फ्रॉडुलेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी तरह का फ्रॉड करना, धोखा करना। फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉडुलेंट बिहेवियर। और मिसअप्रोप्रिएशन एक वर्ड है जो अप्रोप्रिएशन से आया है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन। जो लोग कॉमर्स के हैं वो एक सेकंड में मेरी बात समझ गए हैं कि अप्रोप्रिएट से एक अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, सूटेबल। लेकिन अप्रोप्रिएशन के कई मीनिंग होते हैं इंग्लिश में, आप लिख लीजिए। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है किसी को फिक्स करना। ओके, अप्रोप्रिएशन ये फेमिनिज्म में भी यूज किया जाता है कि आप मुझे फिक्स करना चाहते हैं, क्या आप मुझे डिफाइन करना चाहते हैं, आप मुझे किसी चीज में कैद करना चाहते हैं, तब हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। और मिसअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? किसी के साथ धोखा करना। ठीक है, उसको डिच करना। खास तौर पे फंड्स के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, फंड्स। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रॉडुलेंट मतलब गलत तरीके से धोखा दे करके और मनी को या प्रॉपर्टी को जो आपको एंट्रस्ट की गई है। एंट्रस्टेड का क्या मतलब हो गया? सौंपना। हैज बीन गिवन टू यू, गिवन टू यू या एंटाइटल्ड टू यू। एंटाइटल्ड एक वर्ड है इंग्लिश में। आपको सौंपा गया है आपकी केयर में, तो आपने क्या किया है? उसके अंदर धोखेबाजी से मिसकैलकुलेशन कर दिया या उसके अंदर गबन कर दिया फंड्स का, प्रॉपर्टी जो आपको सौंपी गई थी। अब ब्रीच ऑफ फ्यूडिशियरी एक और मैंने नया वर्ड लेके आया हूं। ब्रीच का मतलब हमने कुछ दिनों पहले एक वोकैबुलरी क्लास में लिया था। ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक, ब्रेक, है ना। अब देखिए, ब्रेक का मतलब चीज का टूटना भी होता है। चिप का मतलब भी टूटना होता है। ठीक है, स्प्रिंकल का मतलब, स्प्लिंटर का मतलब भी टूटना होता है। अलग अलग जगह पर हम टूटने के लिए अलग अलग वर्ड यूज करते हैं। क्रैक का मतलब भी टूटना होता है। लेकिन ब्रीच का मतलब खास तौर पे जैसे प्रॉमिस का टूटना, है ना। और फ्यूडिशरी का मतलब होता है आपको जो फंड्स से रिलेटेड जो आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, तब हम फिड्यूशरी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब धोखा, किसी को डिच करना, है ना, किसी को ड्यूप करना। ड्यूप भी एक वर्ड है इंग्लिश में। आई वॉज ड्यूप्ड आप लिख सकते हो। आई वॉज ड्यूप्ड का मतलब है मुझे धोखा दिया गया। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, है ना। अ ब्रीच ऑफ फ्यूडिशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वर गिवन टू यू, विच वर असाइंड टू यू, वो आपने तोड़ दी, इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल डिसेप्शन। ठीक है, तो अब फ्यूडिशरी का मतलब विश्वास पात्र भी होता है, आप लिख लो। बहुत ज्यादा विश्वास पात्र को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब देखिए, उसमें मंदिर से रिलेटेड जो पुजारी के अलावा जो लोग हैं, जो उस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, उन्होंने मिलकर के चोरी की है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो उससे रिलेटेड ये सेंटेंस हमने एक आर्टिकल में पढ़ा। सो आई एम गिविंग यू वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू एज वेल एज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। दोनों ही न्यूज़पेपर इंडिया में काफी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर माने जाते हैं। द इलीगल डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब क्या होता है? यू टर्न लेना, है ना, चेंज द वे। जैसे ये आपने डाइवर्ट कर लिया, रास्ता आपने डाइवर्ट कर लिया। ऑफ इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशनल फंड्स फॉर पर्सनल गेन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन के फंड्स को या ऑर्गेनाइजेशन के फंड को आपने अपने पर्सनल गेन के लिए यूज कर लिया। इसका सेंटेंस अब बताने की जरूरत ही नहीं है। द ऑडिटर अनकवर्ड सोफिस्टिकेटेड एम्बेजलमेंट। सोफिस्टिकेटेड का यहां पे क्या मतलब है? लिखो, वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं समझाता हूं आपको, आप सोफिस्टिकेटेड को कैसे यूज करते हो। कॉम्प्लेक्स को भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग भी इंग्लिश में बच्चों सोफिस्टिकेटेड लिया जाता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि आपने आज तक सोफिस्टिकेटेड का मतलब इस तरीके से यूज नहीं किया है। आपने कहा है कि वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड बंदा है, तो मैं आपको इसको समझाता हूं हाउ वी यूज द वर्ड सोफिस्टिकेटेड इन इंग्लिश।
जैसे मान लीजिए मैं बहुत मैनर्ड आदमी हूँ, बहुत मैनर्ड, है ना, और मैं किसी के घर गया और मुझे भयानक भूख लगी है, लेकिन वो मुझे कहेंगे कि आपके लिए खाना लगा दें, और मान लीजिए मैं शर्म के मारे या मैनर्स शो करते हुए बोलूँ नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, तो आपको नहीं लगता मैं कॉम्प्लेक्स आदमी हूँ, जो मैं जो चीज़ रियलिटी उसको मैं छुपा रहा हूँ? तब हम इंग्लिश में बोलते हैं कि यार वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे हमारे टीचर्स ने हमें समझाया था कि जो कंप्यूटर है वो एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, यानी बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का एम्बेजलमेंट हुआ है, यानी कि चोरी हुई है, स्कीम दैट हैड ड्रेन्ड, जो खाली कर गई, ड्रेन्ड का मतलब चुरा लिया, निकाल लिया, मिलियंस फ्रॉम द चैरिटी ओवर सेवरल ईयर्स। वो जो दान दिया गया है, वो जो चंदा चढ़ाया गया है, चंदा तो नहीं बोलते हैं, हम अखबारों में लगातार पढ़ रहे हैं, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन चंदा एंड दान। तो वो जो चैरिटी दी गई है उसमें एम्बेजलमेंट क्या है। तो अब मैंने पूरा डिस्कस कर लिया हाउ वी यूज दिस वर्ड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक वर्ड आया मॉडर्न फेरोज। अब एक अच्छा सा मैं आर्टिकल पढ़ रहा था वेयर द राइटर वाज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपने देखा होगा कि फेरोज का मतलब क्या होता था, इजिप्ट के राजा होते थे, आपको पता है, देखिए इस शक्ल से आपको पता चल जाएगा, बट दैट इजिप्शियन किंग इज यूजिंग कंप्यूटर्स, है कि नहीं। इसका मतलब है कि ये आप बताइए अब इसमें राइटर ने फेरोज वर्ड यूज क्यों किया, क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और सारे काम एआई से करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने उसके लिए एक मॉडर्न फेरोज वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। और पिक्चर से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब इसमें जैसे मैंने कुछ सेंटेंस बनाए कि पावरफुल रूलर्स और लीडर्स फ्रॉम हु एक्सरसाइज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ठीक है। दूसरा मीनिंग ये हो गया कि एआई आपके ऊपर कंप्लीट अथॉरिटी रख रहा है। दूसरा है अ मेटाफर फॉर अथॉरिटेरियन फिगर्स डिमांडिंग अनक्वेश्चनड ओबीडियंस। तो ये जो मैं मीनिंग दिखा रहा हूं आपको, ये तो हम यूज कर रहे हैं। मेटाफर का मतलब क्या होता है, एक इनडायरेक्ट यूज ऑफ समथिंग, ठीक है। वेल्दी एलिट्स, वेल्दी एलिट्स कौन, जैसे कि आजकल के लोग जो बहुत अमीर हैं उनको एलिट्स कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी के जो लोग होते हैं, हाई सोसाइटी जिनके पास मनी भी है, तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, है ना, सोसाइटी, एंड हु अक्यूमुलेट इमेंस पावर वाइल इग्नोरिंग पब्लिक वेलफेयर। तो अक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना, इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा। अब सेंटेंस में मैंने इसको कैसे यूज़ किया है कि क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द कंट्रीज मॉडर्न फेरोज रूल्ड थ्रू फियर रेदर देन डेमोक्रेटिक कंसेंट। अब मॉडर्न फेरो का यहाँ पर एक मीनिंग और भी हो गया कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हमसे हमें कंट्रोल करने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू या एआई के थ्रू हमको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो डेमोक्रेटिक कंसेंट लेने की बजाय, डेमोक्रेटिक कंसेंट क्या होता है, कंसेंट का मतलब होता है आप किसी से उसकी रजामंदी, उसका एग्रीमेंट ले रहे हो, तो बजाय डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक तरीके से लेने का मतलब तो क्या हुआ कि भाई आपको ये वाली पॉलिटिकल पार्टी पसंद है तो भाई उसके लिए आप क्या करो, वोट करवा लो। लेकिन आप क्या कर रहे हो, जानबूझ करके इस तरह की चीजें क्रिएट किसी कंट्री में आपने अगर यूज करते हो, देखिए कि आम आदमियों को ऐसा लगे कि हमने इस पार्टी को चूज नहीं किया, तो शायद, और वो इस तरह के सोशल मीडिया पे रील्स मतलब फैला देते हैं, तो ये क्रिटिक्स ऐसा आर्ग्यू कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों को अपन कंट्री के वो मॉडर्न फेरोज हैं, मतलब आजकल के मॉडर्न फेरोज हैं जो कंप्यूटर के थ्रू सोशल मीडिया को कंट्रोल करके और हमें कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। एक वर्ड आया है पॉन्टिफ। अब पॉन्टिफ वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। पहले मैं आपको एक इसका चित्र दिखाता हूं, देखो। खास तौर पे हम पॉन्टिफ वर्ड यूज करते हैं चर्च के बंदे के लिए। अब ये चर्च का पोप नजर आ ही रहा है आपको, है ना, पोप या उससे रिलेटेड कोई ह्यूमन बीइंग। तो द पोप द सुप्रीम लीडर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च को हम पॉन्टिफ बोलते हैं। हाई रैंकिंग रिलीजियस अथॉरिटी होता है वो। फिगरेटिवली का क्या मतलब होता है कि अब मान लीजिए मैंने, जैसे अपन कई बार आपने नोटिस किया है किसी को, अपन फ्रेंड को ऐसे बोलते हैं और महाराज क्या हालचाल है, तो महाराज थोड़ी है वो सच्ची के अंदर, है ना। तो हम फिगरेटिवली यूज कर रहे हैं उसको, है ना, कि यार ये तो राजा है, राजा, तो राजा का मतलब है वो सच्ची में राजा थोड़ी, तो उसको इसका मतलब है कि हम उसको फिगरेटिवली बोल रहे हैं। फिगरेटिव का मतलब होता है उसको लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज हम बोल रहे हैं, पर्सन हु स्पीक्स विद एक्सेसिव अथॉरिटी और सेल्फ इंपॉर्टेंस, तब हम बोलते हैं पॉन्टिफ। जब बहुत ज्यादा, एक्सेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना, एक्सेस के अंदर, अथॉरिटी के साथ, सेल्फ इंपॉर्टेंस के साथ,
जैसे मैंने कहा कि यार द कोचिंग इंडस्ट्रीज, यूट्यूबर टीचर्स हैव बिकम द पॉन्टिफ्स दीज डेज। अब मैं एक यूट्यूबर टीचर हूं, मान लो 1 मिनट के लिए, हालांकि मैं यूट्यूब पे पढ़ा जरूर रहा हूं, लेकिन मैं यूट्यूबर की कैटेगरी में इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि मैं 100% यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता हूं, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं। और दूसरा कि अगर मान लो मुझे मान भी लो यूट्यूबर, तो आपने देखा होगा कि मैं अब मेरे को मान लीजिए बहुत फॉलोअर्स मिल जाएं और मेरे लाखों 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 स्टूडेंट्स हों, तो मुझे जो तवज्जो मिलने लगेगी तो मैं बिना सोचे समझे कोई भी बात बोलने लग जाऊंगा। जैसे वो पटना के कोई सर हैं, आपने नोटिस किया होगा, अभी उनकी काफ़ी किरकिरी हो रही है, तो उनके काफ़ी सारी चीज़ें गलत भी पढ़ाई, लेकिन वो और झूठे दावे भी किए, लेकिन लोग पागलों की तरह उनके फ़ैन हो गए, है कि नहीं। इसका मतलब है कि वो मॉडर्न मतलब पॉन्टिफ बन गया, मतलब एक अथॉरिटी बन गया जो अपने आप को इंपॉर्टेंट मान रहा है और ऐसे मान के चल रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। तो सेंटेंस देखिए, द पॉन्टिफ अपील्ड फॉर ग्लोबल पीस ड्यूरिंग द ईस्टर एड्रेस। ईस्टर एक त्योहार होता है चर्च के अंदर, एड्रेस का मतलब होता है भाषण, ठीक है, स्पीच, कि जब वो स्पीच दे रहे थे ईस्टर की तो उन्होंने ग्लोबल पीस का जिक्र किया। तो इसके दोनों तरह से मीनिंग आ गए। अब आ गए ओवरसाइट। ओवरसाइट का एक मतलब होता है बहुत ज्यादा, खास तौर पे इसका जो सेकेंडरी मीनिंग है वो ज्यादा फेमस है। मैं आपका क्लोज फ्रेंड हूं और मैं अपनी शादी में आपको कार्ड देना भूल गया। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम आए नहीं शादी में, मैंने फोन किया, तू कहां रह गया, आया नहीं, कि तूने तो मुझे कार्ड ही नहीं दिया। मैंने कहा ओ माय गॉड, इट्स एन ओवरसाइट, यानी कि ये तो एक एक्सीडेंटल ओमिशन है। ओमिशन का मतलब छूट गया, रह गया, मिस्टेक थी। सुपरविजन और केयरफुल मॉनिटरिंग को भी अपन ओवरसाइट बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक वर्ड है ओवरसीयर। ओवरसीयर क्या होता है? जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं, सुना होगा आपने, सुपरिंटेंडेंट। तो सुपरिंटेंडेंट यानी कि जो एक कर्मचारियों के ऊपर एक और बड़ा कर्मचारी होता है जो उनका ध्यान रखता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता है वो उनके ऊपर। एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये वर्ड तो ईजी है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। सेंटेंस मैंने बनाया है, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट इज एसेंशियल टू प्रिवेंट करप्शन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। अब इंडिपेंडेंट ओवरसाइट का मतलब हो गया ध्यान रखना। तो दोनों मीनिंग समझ में आ गए आपको। देयर आर 2 मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखना यानी कि राम मंदिर में ज्यादा कैमरे लगाओ, हिडन कैमरे लगाओ। अब हमने सुना है कि वहाँ चढ़ावा भी कम हो गया है क्योंकि वहाँ पे करप्शन फैल गया है ना, भगवान के मंदिर में करप्शन फैल गया, और जिसकी वजह से अब लोगों ने चढ़ावा चढ़ाना बंद कर दिया, लोग दुखी हैं, दर्शन करने भी कम आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्यूरिया एक वर्ड वहाँ पे न्यूज़पेपर में मैंने चेक किया, मैंने देखा इट्स अ वेरी गुड वर्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्यूरिया। लिख लीजिए पहले तो इलेक्ट्रॉनिक क्यूरिया, फिर उसके बाद देखिए फटाफट से। अब ये एक जाल बुना हुआ है, आप ध्यान से देखिए, जिसमें एक जगह मेन जगह है डिजिटल। ये एडमिनिस्ट्रेशन मान लो जो हर तरीके से छोटी मोटी जगहों के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से, कंप्यूटर की वजह से सारा संचालन कर रही है। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि डिजिटल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी वर्ड का क्या मतलब होता है? जब हम लोग आईएएस के थ्रू या जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, ऑफिसर्स के थ्रू जो हम सरकार चलाते हैं या काम लेते हैं ऑफिसर्स ऑफिसेज में, उसको इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं नौकरशाही। नौकर और शाही आपको देखा होगा ऑपोजिट वर्ड हो गए। नौकर का मतलब तो नौकर और शाही का मतलब राजा। इसका मतलब है नौकर मिलकर के राज चलाते हो, तो उसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस, आजकल आपने देखा होगा हर चीज ऑनलाइन हो गई, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्यूरी, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। मेटाफर फॉर सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डिसीजन मेकिंग, ये भी एक मेटाफर बन गया। मेटाफर का मतलब है एक इनडायरेक्ट वे में हम कोई बात कह सकते हैं कि भाई आजकल का तो जमाना ऐसा है कि हमारे ऊपर लगता है मीडिया राज कर रहा है। तो मिनिस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक क्यूरिया नाउ प्रोसेसेस थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस एवरी डे। तो इलेक्ट्रॉनिक क्यूरिया का क्या मतलब हो गया? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप यहां पे इसका मीनिंग क्या लिख सकते हो? एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपका आ गया एपिस्टेमिक। एपिस्टेमिक का एक बहुत कॉमन वर्ड है, देखिए ये वर्ड आया है एपिस्टीम से, एपिस्टीम, और एपिस्टीम से एक वर्ड और यूज किया जाता है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी ये नॉलेज से रिलेटेड वर्ड है। थियोरी ऑफ नॉलेज को अपन बोलते हैं एपिस्टेमिक। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि यार जिस तरह से साउथ इंडिया में अगर हिंदी को तुम जबरदस्ती लगवा रहे हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, मान लो एक विचार है, तो मैंने कहा ये तो एपिस्टेमिक वायलेंस हो गया।
जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे हिंदुस्तान में आकर के, हमारी जो लैंग्वेज नहीं थी लेकिन क्योंकि उनको हमारे से एडमिनिस्ट्रेटिव काम लेना था, तो मैकॉले ने क्या किया, हमें इंग्लिश सिखाना शुरू किया। तो आपको नहीं लगता कि वो हमारे ऊपर एक वायलेंस था, एक हिंसा थी, लेकिन कैसी नॉलेज की हिंसा। तो हम जब ये एपिस्टेमिक वर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब रिलेटेड टू नॉलेज होता है, ठीक है। अब देखिए, कंसर्न विद द जस्टिफिकेशन ऑफ बिलीफ, हम इसको तब यूज करते हैं जब हम किसी बिलीफ को क्या करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आज मैं क्लास में भूतों का जिक्र कर रहा था, आई वॉज एक्सप्लेनिंग टू अ क्लास द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हॉन्टेड। तो मैं ऐसे ही पूछ लेता हूं जब भूतों की बात चलती है कि भाई आपने कभी भूत देखा है क्या, तो मैंने देखा कि बच्चे कह रहे थे कि उनके दादाजी ने देखा है, किसी के चाचा जी ने देखा है। हम हमेशा ये सुनते हैं कि किसी और ने भूत देखा है, फिर वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसको सही ठहराने की भी कोशिश करते हैं हमने। तो इसका मतलब है कि वो एक एपिस्टेमिक है, नॉलेज है जो किसी एविडेंस पे, कॉग्निशन, कॉग्निशन का मतलब होता है आपकी समझ, योर अंडरस्टैंडिंग। किस तरह की अंडरस्टैंडिंग को कॉग्निशन बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग जो आपकी इंद्रियों पर यानी कि सेंसेस के ऊपर बेस्ड होती है। हमारा जो दिमाग है वो किसी चीज को जब रिकॉग्नाइज करता है तो वो हमारी इंद्रियों से करता है, हमारी सेंसेस से करता है, तब हम बोलते हैं कॉग्निशन। और वेज ऑफ नोइंग, आप कैसे किसी चीज को जानते हो, ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट हो गया कि आप कैसे जानते हो किसी चीज को, कि साहब हमने सुना है ना, हमें मम्मी ने बताया। अच्छा बताओ भगवान होते हैं क्या, कहाँ सुना, कि साहब हमने किसी पंडित जी के मुंह से सुना। पंडित जी ने कहाँ सुना, कि साहब उन्होंने देखा वेद में लिखा है ना। जैसे एक भजन गाते हैं हमारे यहाँ, यशोदा जाया जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। अब कोई कुछ कीर्तन में गा रही थी औरतें, भाई मैं वेदों में सुना है कि कृष्ण भगवान को यशोदा ने पैदा किया। हम देखने तो नहीं गए, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, जो भी डॉक्यूमेंट है वो वेदों में लिखा हुआ है, इसको श्रुति बोलते हैं अपन। इसका मतलब है कि वो किसी एविडेंस पे, कॉग्निशन पे या और किसी चीज पर बेस्ड नहीं है, वो केवल लिखे हुए पर बेस्ड है और जो प्रूव नहीं किया जा सकता। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, फिर भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी के सामने प्रकट हुए हो भगवान, है ना, तो वो कहेगा कि यार मेरे तो एपिस्टेमिक, मेरे इंद्रियों से रिलेटेड है। तो साइंटिस्ट क्वेश्चंस द एपिस्टेमिक फाउंडेशंस ऑफ द कंट्रोवर्शियल स्टडी। अब मान लीजिए साइंटिस्ट हूं मैं और मैं कहूं कि नहीं साहब तुम जो कह रहे हो कि कृष्ण होते हैं, उन्होंने एक पर्वत को उठा लिया, सोचो, तो अब वो होगा ना कि भाई वो उसको क्वेश्चन करेंगे। इसका मतलब है कि वो जो फाउंडेशंस है, और वो कहेंगे कि ये स्टडी तो बड़ी कंट्रोवर्शियल है। हर धर्म में होती है, मैं अपने धर्म की बात कर रहा हूं, आप क्रिश्चियनिटी में चले जाइए, इस्लाम में चले जाइए, कोई कह रहा है धरती चपटी है, कोई कह रहा है 72 हुरें होती है ना, आपने सुना होगा कई जगह। तो वो जो फाउंडेशंस होते हैं उनको वो क्वेश्चंस करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं कि वो एपिस्टेमिक यानी कि रिलेटेड टू नॉलेज। तो एपिस्टेमिक वर्ड तो क्लियर हो गया होगा ना आपको, इसका मतलब होगा किसी चीज के ज्ञान से संबंधित। फिर अफ्लुएंट वर्ड आया, बहुत कॉमन है। अफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत रिच, वेल्दी, फाइनेंशियल, प्रॉस्परस। जैसे मैंने कहा कि इज वेरी अफ्लुएंट, है ना। जैसे आपने इसका ऑपोजिट दूं तो आपको इंडिजेंट एक वर्ड है। इंडिजेंट का मतलब बहुत गरीब। इसका एक सिनोनिम हो सकता है बूर्जवा, BOURGEOISE, बूर्जवा। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है जिसके पास प्रॉपर्टी है या कैपिटल है, मीन्स ऑफ मनी है। तो वेल्दी और फाइनेंशियल, प्रॉस्परस, पोजेसिंग, एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, एक्सेस, एबंडेंट, है ना। एबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा मटेरियल रिसोर्सेज हो, किसी के पास बहुत सारा अनाज हो, सोना हो, चांदी हो, बहुत सारा पानी हो किसी कंट्री में, तो मैं कहूँगा कि यार वो बड़ा अफ्लुएंट कंट्री है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लरिशिंग टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग, आपके आर्थिक वेलबींग के अंदर अगर आप पनप रहे हो तो हम इसको यूज करते हैं। द सिटी अट्रैक्ट्स मैनी अफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर्स सीकिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अफ्लुएंट का मतलब क्या हो गया, रिच, ठीक है, रिच। अफ्लुएंट वर्ड क्लियर हो गया आप सबको। सेडेंट्री एक वर्ड है, सेडेंट्री वर्ड आपने सुना होगा। आजकल हम सोते रहते हैं, ज्यादातर बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, लेटे लेटे काम करते हैं। सोने का मतलब है चलते नहीं है, हमें भागना नहीं है, हमें भाग करके बस नहीं पकड़नी है, हमें खेत में जाकर के काम करके पानी लेके नहीं आना है, तो हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम से मैं आपको इसको समझा सकता हूँ। पिक्चर देखिए कि ये कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो ये ज्यादातर बैठा रहेगा। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, गैस्ट्रिक ट्रबल हो गई, घुटने की प्रॉब्लम हो गई, गर्दन की प्रॉब्लम हो गई, सारी प्रॉब्लम्स सेडेंट्री लाइफस्टाइल से आती है। और देखिए बैठे बैठे चिप्स खा रहा है, लेटे लेटे, है ना आप में से कई लोग करते होंगे। फिर उसके बाद देखिए
इसमें अब एक नया वर्ड आ गया। चलिए, तो आपको 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि इससे पहले वाला वर्ड आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये क्लियर हो गया होगा, है ना? तो इसमें मैं मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग एंड लिटिल फिजिकल एक्टिविटी। इसका मतलब हो गया आप सेडेंटरी है। रिमेनिंग इन वन प्लेस रेदर देन मूविंग फ्रीक्वेंटली। आप एक ही स्थान पर रहते हो बजाय कि फ्रीक्वेंटली बार बार मूव करना। कुछ लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बार बार छत पे जाते हैं, हर चीज़ को जानबूझकर। जैसे मैं अपनी कार हमेशा दूर पार्क करता हूँ, कोशिश करता हूँ जिससे कि मुझे ज़्यादा चल के आना पड़े। मैं कभी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादातर। ये सब मेरी कोशिशें रहती हैं। फिर भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी सेडेंटरी है हमारी लाइफस्टाइल, लीडिंग एन इनएक्टिव लाइफस्टाइल। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, है ना? हार्ट वर्ड सुना ही होगा आपने। हार्ट रिलेटेड जो डिजीजेज हैं वो हमें बैठे रहने से होती है। फिर एक स्टंटेड एक वर्ड है, बहुत कॉमन सा वर्ड है। स्टंटेड का मतलब होता है किसी की ग्रोथ को रोक देना, स्टंटेड। ठीक है, जैसे एक पौधे के नीचे बड़े पेड़, जैसे मेरे यहाँ एक अशोक का पेड़ है और मैंने कुछ पौधे उसके नीचे लगा दिए, तो मैंने देखा कि जो मैंने मीठे नीम का पेड़ लगाया था तो वो ज़्यादा पत्ते नहीं दे रहा था और कुछ दिनों बाद वो सूख गया, उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो गई। ठीक है, तो अब ये देखिए ज़रा, ये पेड़ और इस पेड़ को देखिए, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये स्टंटेड ग्रोथ है इसकी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? फिर आप इससे भी देख सकते हो कि एक लड़का अच्छा डाइट खाता है, दूसरा नहीं, तो उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो गई। एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ लगा दिया तो वो नहीं उग रहा, तो स्टंटेड हो गया, है ना? मैंने कहा, अब जैसे ये वर्ड मैंने कहाँ पढ़ा कि मिड डे मील के अंदर अगर मान लीजिए बच्चों को पौष्टिक या न्यूट्रिशियस खाना नहीं दे रहे हो तो उनकी ग्रोथ स्टंटेड रह जाएगी। मैंने कहा स्टंटेड वोकैबुलरी। स्टंटेड वोकैबुलरी का मतलब है अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ाया, ज़्यादा रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, किसी अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठ करके डिस्कशन नहीं किया, सेमिनार में नहीं गया, तो उसके जो वोकैबुलरी वो स्टंटेड हो गई। उसकी जो ग्रोइंग या डेवलपिंग का जो डेवलपिंग या डेवलप होने का कॉन्सेप्ट था वो प्रिवेंट हो गया, रुक गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट में। स्टंटेड जैसे गर्ल्स होती हैं, वो कई बार घरों में जानबूझ करके उनको इतना टोका जाता है कि उनकी जो इमोशनल ग्रोथ है वो स्टंटेड रह जाती है। ठीक है, तो हिंडर्ड, हिंडर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, रेजिस्ट करना। हिंडर्ड, रेजिस्ट करना मतलब रोकना किसी चीज़ को। थॉट, एक वर्ड देता हूँ आपको। थॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, उसको थॉटेड। मैंने कहा यार आई वॉज थॉटेड, क्या हुआ तू मेरे से पैसे मांग लेता? अरे यार आई वॉज थॉटेड बिकॉज योर फ्रेंड वॉज सिटिंग विद यू। रुक गया, हिंडर्ड हो गया, बाधित हो गया। एडवर्स एनवायरमेंटल और सोशल कंडीशंस, है ना? एडवर्स का मतलब बैड। भाई देखिए, किसी की ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि मान लीजिए खाना बहुत पौष्टिक नहीं मिल रहा है, तो एनवायरमेंटल या सोशल कंडीशंस की वजह से, जैसे लड़कियों को, मैंने एक द हिंदू में आर्टिकल पढ़ा था कि हमारे यहाँ की गर्ल्स ज़्यादा साइंटिस्ट क्यों नहीं बन रही है, मैथमेटिक्स में आगे क्यों नहीं है, एथलेटिक्स में ज़्यादा आगे क्यों नहीं है। तो उन्होंने बाकायदा रिसर्च की है, भारत सरकार ने वो फंडिंग किया रिसर्च का, और पता चला कि हमारे गर्ल्स में न्यूट्रिशन की कमी है और वो सोशल कंडीशंस की वजह से है। ठीक है, तो एक सेंटेंस देखिए, ईयर्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? खाना अच्छी तरह से ना खाना, न्यूट्रिशन, कुपोषण बोलते हैं हिंदी के अंदर, कुपोषण हो जाना। सबको आता है ये वर्ड, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेफ्ट मैनी चिल्ड्रन फिजिकली स्टंटेड, स्टंटेड ग्रोथ, बौना रह जाना, अच्छी हाइट नहीं प्राप्त करना, वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर कंसोर्टियम एक वर्ड आया है। कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन जो कॉमन पर्पस के लिए बनाई गई हो। ठीक है, मैं आपको एक नया वर्ड देता हूं, देखिए कंसॉर्ट। ये जो राजा और रानी के पति पत्नी होते हैं ना, उनको इंग्लिश में कंसॉर्ट कहा जाता है, तो उससे आप ये वर्ड याद रख सकते हो। अ टेम्पररी अलायंस ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग अ लार्ज प्रोजेक्ट, उसको भी कंसोर्टियम बोलते हैं। अ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप शेयरिंग एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज। भाई जैसे दो कंट्रीज हैं और उन्होंने कंसोर्टियम बनाया, तो वो हमेशा के लिए नहीं बनाया, कुछ समय के लिए बनाया, तब भी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटीज लॉन्च्ड द एम्बिशियस रिसर्च इनिशिएटिव। अब हमारे देशों में आपको पता है कि अभी कई देशों के साथ हमारे कोलैबोरेशन चल रहे हैं, जिसमें हम कंसोर्टियम बना रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कि ये यूनिवर्सिटीज़ इस यूनिवर्सिटी के साथ काम करेगी, इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के कुछ दिन पढ़ेंगे, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में आके पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा? एक रिसर्च में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर अगला वर्ड है हेबस कॉर्पस।
आप ये जिसने रेगुलर वोकैबुलरी क्लासेस ज्वाइन कर रखी है मेरी, हमेशा देखते हैं, उनको पता है हेबस कॉर्पस। मैंने अभी पिछले वोकैबुलरी सेशन में ये वर्ड डिस्कस किया है कि एक लीगल प्रिंसिपल होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन इसका मतलब क्या होता है, कैद करना, जेल में डालना। पुट बिहाइंड द बार्स, ठीक है, इंग्लिश में भी बोलते हैं। किसी को पकड़ना, उसको अनलॉफुल तरीके से जेल में डाल देने को लेकर के कोई लीगल प्रिंसिपल बना है। मैंने पिछली क्लास में यही बताया था कि एक लड़की है, उसको ट्रेन में टिकट के बिना पकड़ लिया और रात के बज रहे हैं 10, तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप उसको बीच में नहीं उतार सकते, हेबस कॉर्पस आपको देना होगा। कोई कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई किसी आदमी को आप जज के सामने लाए बिना आप उसको जेल नहीं कर सकते। फंडामेंटल सेफगार्ड है ये, ठीक है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए बच्चों, रेगुलर खबरें आती हैं अखबार के अंदर कि जो शर्जील इमाम है या इस तरह के जो जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चिकन नेक को काटने की धमकी दी थी, उनका वीडियो वायरल हुआ, फिर उन्हें कैद कर लिया गया। तो जो उनको बचाने की वकालत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, कई बार आपस में जो कोर्ट है, जजेस हैं, वो भी डिस्कस करते हैं कि यार इनका एक फंडामेंटल राइट तो है ना खुली हवा में सांस लेना, तो इनको अपन छोड़ दो। लेकिन क्योंकि वो भारत का नुकसान करने की बात कर रहे हैं इसलिए उनको अभी तक छोड़ा नहीं है, समझ रहे हो, उनको हेबस कॉर्पस हमने नहीं दिया। फिर आप देखिए अगला वर्ड, द लॉयर फाइल्ड अ पिटीशन ऑफ हेबस फॉर हेबस कॉर्पस आफ्टर हिज क्लाइंट वाज डिटेन्ड विदाउट ट्रायल। किसी पे मुकदमा नहीं चला, ट्रायल का मतलब, और उसको किसी ने पकड़ लिया कि कैद में डाल दिया, तो लॉयर ने क्या किया, एक पिटीशन यानी याचिका, प्ली, कोर्ट में याचिका दायर की हेबस कॉर्पस की कि साहब इसको कानूनी तौर पे थोड़ा सा मदद मिलनी चाहिए। फिर पॉलिटिकल प्लैंक एक वर्ड मैंने यूज किया है, तो पॉलिटिकल प्लैंक के लिए मैंने क्या किया, एक डायग्राम दिखाने की कोशिश की है, ब्राइटर मोर सिक्योर फ्यूचर, ठीक है। अब प्लैंक का क्या मतलब निकलेगा इस सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देखिए, एक और मैनिफेस्टो फॉर ग्लासगो। हाई लेवल मीनिंग में हमने दिया है स्पेसिफिक पॉलिसी और प्रपोजल विद अ पॉलिटिकल पार्टीज प्लेटफॉर्म। तब हम ये वर्ड यूज करते हैं पॉलिटिकल प्लैंक, कि भाई ये तो उनका एक पॉलिटिकल प्लैंक है। जैसे कोर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, जैसे राम मंदिर को लेकर भाजपा का, राम मंदिर का जो प्रोजेक्ट है वो सरकार का पॉलिटिकल प्लैंक था कि नहीं था बीजेपी का, बताइए। जैसे कांग्रेस का ऐसा कोई पॉलिटिकल प्लैंक नहीं है, इस वजह से वो चुनाव हार रही है लगातार। वो बार बार संविधान दिखाते रहते हैं, लेकिन संविधान की धज्जियां उनके खुद के स्टेट्स में उड़ती जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, है कि नहीं। बीजेपी के में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी थी, जिससे जो हमने आर्टिकल पढ़ा है, जिस एडिटोरियल से मैं ये वर्ड लेके आया हूं, उसमें राइटर ऐसा कह रहा है कि भाई हमारा 2014 से पॉलिटिकल प्लैंक की वजह से, बीजेपी की वजह से पूरा पॉलिटिकल सीन इंडिया का बदल गया। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बिकेम द सेंट्रल पॉलिटिकल प्लैंक ऑफ द कैंडिडेट्स इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन का मतलब क्या होता है बताइए। कैंपेन का मतलब होता है जब हम लोग एक मुहिम चलाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये तक मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। लोड स्टार एक वर्ड होता है बहुत कॉमन सा, लोड स्टार, ये हमने किसी और वोकैबुलरी सेशन में भी दिया है आपको। लोड स्टार यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, कोई आंखों का तारा भी हो सकता है। आप देखिए किसी को कोई चीज़ नज़र आ रही है आसमान में, है ना, मीनिंग क्या हो गया, कोई ऐसी चीज़ जो आपको इंस्पायर करे, आपका लोड स्टार हो। गाइडिंग लाइट, बीकन, एक रोशनी जो चमकती है उसको बीकन बोलते हैं बच्चों, है ना। कंपस का मतलब दायरा, दिशा सूची यंत्र, जिससे आपको डायरेक्शन मिलती है। आपको पता है बच्चों, जैसे मैंने अपने जीवन में, हमारे घर में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, जब वो मेरे से बात करता तो वो मेरा लोड स्टार बन जाता। कोई बीएससी कर रहा है तो मैं देखता, हाँ मैं भी बीएससी करने की कोशिश करूंगा। फिर जैसे मैंने पीएचडी करते हुए देखा किसी को, तो मुझे लगा मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगना चाहिए। इसका मतलब है कोई इंसान हो सकता है, कोई प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे है, सबको पता है ना, प्रिंसिपल की दो स्पेलिंग होती है, एक होता है PRINCIPL, ये वो स्कूल में जो प्रिंसिपल साहब होते हैं। कोई स्टार दैट गाइड्स और इंस्पायर्स समवन, अ गाइडिंग, कोई गाइडिंग लाइट हो सकती है, कोई गाइडिंग प्रिंसिपल हो सकता है, ठीक है। तो ऑनेस्टी हैज ऑलवेज बीन द लोड स्टार ऑफ हर प्रोफेशनल लाइफ। कुछ लोगों की जिंदगी का लोड स्टार होता है ऑनेस्टी। ये सारी समस्याएं, पेपर लीक होने की, करप्शन की, राम मंदिर के अंदर घोटाले की, सब चीज़ें खत्म हो जाए अगर हमारी जिंदगी का लोड स्टार क्या बन जाए, ऑनेस्टी। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि ऑनेस्टी हैज़ बीन लोड स्टार ऑफ माई लाइफ।
money has been the lodestar of my life, higher education has become the lodestar of my life, guiding principle, guiding light. फिर देखिए consecrated एक वर्ड यूज किया जाता है. एक्चुअल में consecrated का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सेक्रेड बनाना. सेक्रेड मतलब पवित्र करना. जैसे हम गंगा जल छिड़क देते तो कोई चीज कॉन्जिक्रेटेड हो जाती है हमारे लिए, हिंदुओं के लिए. गाय के गोबर से लीप दो, गौमूत्र छिड़क दो, हमारे यहाँ पे बहुत पवित्र माना जाता है, पता होना चाहिए आपको. लेकिन उनके यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने ये कॉन्जिक्रेटेड इंग्लिश वर्ड है, तो जैसे चर्च के पादरी हैं और वो कोई किसी जल से छिड़काव कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि साहब वो कॉन्जिक्रेट कर रहे हैं. कोई सेक्रेड होली रिलीजियस सेरेमनी डेडिकेटेड टू अ सेक्रेड पर्पस, उसको कॉन्जिक्रेट करना. सैंक्टिटी या सैंक्टिफाइड करना, एक इंग्लिश में वर्ड है सैंक्टिटी. सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, प्योरिटी. लेकिन कौन सी, कॉमन प्योरिटी नहीं, प्योरिटी भी कई तरह की होती है ना, कई तरह की. जैसे रिलीजियस प्योरिटी, कि तुलसी दल डाल दिया पौधे के अंदर, सॉरी पानी के अंदर, और भगवान को चढ़ा दिया, तो फिर वो अब क्या हो गया, कॉन्जिक्रेटेड हो गया, अब वो चरणामृत बन गया, वो सैंक्टिफाइड हो गया, वो ब्लेसेड हो गया भगवान से. भगवान भाई अभी तक वो प्रसाद था, अभी तक वो खाना था, जैसे भगवान के भोग लगा अब वो नीचे नहीं गिर सकता, इसका मतलब वो ब्लेसेड हो गया, वो हैलोड हो गया. हैलोड का मतलब इंग्लिश में होता है बहुत ज्यादा पवित्र हो जाना, प्यूरिफाई हो जाना. यहाँ पे प्योरिटी का मतलब यहाँ पे रिलीजियस प्योरिटी से है, सैंक्टिफाइड. सैंक्टिटी इंग्लिश में वर्ड में बार बार कह रहा हूं, देखो सैंक्टिटी यानी कि पवित्रता. ठीक है, मैंने इसका जो सेंटेंस बनाया वो देखिए जरा. द टेम्पल वॉज कॉन्जिक्रेटेड बिफोर इट वॉज ओपन टू द पब्लिक. जब पब्लिक के लिए ओपन करने से पहले टेम्पल को क्या किया, गंगा जल से शुद्ध किया गया, धोया गया, मंत्रोच्चारण से उसको और शुद्ध किया गया, मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की गई. इट वॉज कॉन्जिक्रेटेड. स्टार स्टडीड नाइट मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये फ्रेज ले लिया. स्टडीड का मतलब जड़ा हुआ. अब जैसे कोई अंगूठी है, आपने देखा कि उसके अंदर नगीने जड़े हुए हैं, तो ऐसी रात आजकल देखने को मुश्किल है. मैंने एक आर्टिकल पढ़ा छोटा सा, इंडियन एक्सप्रेस में, आप भी पढ़ सकते हो, 29 जून का, जिसमें एक राइटर कह रहा है कि वो लद्दाख घूमने गया था और वहां पे एक खास वैली में जाते वक्त उनको मना किया गया कि यहाँ पे टॉर्च नहीं जलानी है आपको, क्योंकि वहां पे वैली है और वहां पे उस अंधेरे में इतने स्टार्स बिल्कुल क्लियरली नजर आते हैं. तो उस आर्टिकल में राइटर बात कर रहा है कि यार हमारी जो जनरेशन है ये वाली, इसने तो सितारे ही नहीं देखे. खैर मैं तो उस कैटेगरी में नहीं आता हूं, मैंने तो इस तरह की रात देखी हुई है, छत पर जब सोते थे आसमान बिल्कुल साफ. उस आर्टिकल की स्टार्टिंग होती है कि चारों तरफ आर्टिफिशियल लाइट है आजकल. हाँ, हमारे गांव में नहीं जल रही तो दूर कहीं जल रही है, कोई ट्रक जा रहा है उसकी रोशनी की वजह से भी आसमान के अंदर परफेक्ट स्टार्स नजर नहीं आते. तो सितारों से जड़ी हुई रात, काली रात, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार स्टडीड नाइट. तो जिसमें काउंटलेस ब्राइट स्टार्स हों, बहुत सारे, अनगिनत. काउंटलेस के लिए मेरे पास एक वर्ड है, मैंने बचपन में सीखा था, मीरियड. मीरियड्स ऑफ स्टार्स इन स्टार, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, है ना. फिर उसके बाद स्टार फिल्ड हो गया, ग्लिटरिंग, चमकना, स्टारलिट, सितारों से चमकना. ठीक है, ऐसे. फिर आप देखिए एक वर्ड, वी सेंटेंस मैंने बनाया है कि वी स्पेंड द इवनिंग अंडर अ स्टार स्टडीड नाइट, छोड़ दो. वॉचिंग मिटियोर शॉवर्स. मिटियोर का मतलब क्या होता है, वो जो उल्का पिंड गिरते हैं ना ऊपर से, उनको बोलते हैं. रेलीगेटेड टू, अब ये रेलीगेटेड वर्ड मैं बहुत यूज करता हूं इंग्लिश में, वहां आर्टिकल में आया. जैसे मैंने कहा कि भाई आम सिटीजन जो है उसको इस या मैंने कहा कि आम हिंदू जो सिटीजन है उसको रेलीगेट करके रख दिया था पिछली सरकारों ने, कि वो खास कम्युनिटी के लोगों से डरता फिरे. अब आज की गवर्नमेंट ने ऐसा एक खास कम्युनिटी को ऐसा कर दिया कि वो दूसरी कम्युनिटी से डरता फिरे. रेलीगेटेड टू द सेकेंडरी पोजीशन, है ना. जबकि अगर देश का संविधान कहता है कि सभी नागरिक बराबर के हैं. जैसे स्त्रियां हैं तो हम कई बार देखते हैं कि उनके साथ जो ज्यादतियां होती हैं, तो मैंने कहा कि दे हैव बीन रेलीगेटेड टू द सेकेंडरी पोजीशन. तो रेलीगेटेड का मतलब होता है किसी को, अब जैसे पहले तो आप ये पिक्चर देखिए कि ये दो जने बात कर रहे हैं, ये व्हाइट लोग हैं और उन्होंने ब्लैक यानी कि कलर्ड लड़की को अपनी बातचीत पे शामिल नहीं किया. शी हैज बीन रेलीगेटेड. तो रेलीगेटेड का क्या मतलब हुआ, लोअर बना देना, लेस इंपॉर्टेंट बना देना, है ना, लेस डिजायरेबल पोजीशन में ढकेल देना, यानी डिमोटेड कर देना. कई बार क्या होता है कि कुछ कर्मचारी कुछ करप्शन कर देते हैं, तो उनको सरकारी नौकरी से निकालने की बजाय उनको डिमोट कर देते हैं. प्रमोट का ऑपोजिट, प्रमोशन सुना है ना आपने, है ना. तो मान लीजिए उनको
प्रमोट करने की बजाय उनको क्या कर दिया, डिमोट कर दिया, यानी कि उनको लोअर पोजीशन में धकेल दिया। प्रमोट का मतलब होता है ऊपर की पोजीशन पे, उनको अच्छा काम देखकर उनको प्रमोट कर दिया, लेकिन जिन्होंने रिश्वत ली थी उनको या तो निकाल दिया या उनको डिमोट कर दिया, रेलीगेट कर दिया, उनको डाउनग्रेडेड कर दिया, उनको असाइंड टू अ, यहाँ पे असाइंड के साथ मैं लिखूंगा टू अ लोअर पोजीशन। तो अब बताइए आपको ये वर्ड यूज करना आया कि नहीं आया? I was relegated to a lower position in the class. Earlier I was the monitor of the class, then I was relegated to the common student. मुझे नहीं बनाया दोबारा। तो after the mistake he was relegated to a minor administrative role. समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद है snagged. snagged बड़ा कॉमन सा वर्ड है। पहले तो आप ये ध्यान से देखिए, किसी चीज के पीछे भागना। ये देखिए सितारों के पीछे भाग रहा है, या जैसे मान लीजिए सिक्योर करना, ग्रैब करना, किसी चीज को जीतने के लिए पीछे, ग्रैब करने का मतलब उसको पकड़ना, होल्ड करना, उसके पीछे पीछे भागना। शी स्नैग्ड द लास्ट टिकट फॉर द कॉन्सर्ट, लपक लिया उसने, पकड़ लिया किसी तरह से लास्ट टिकट कॉन्सर्ट का। ठीक है, अब उसके बाद एक मिनट, वर्ड्स अच्छे हैं इसमें। एपिस्टोलरी एक वर्ड आया है, देखिए एक नॉवल का रेफरेंस आ रहा है द इंडियन एक्सप्रेस में। तो एपिस्टोलरी एक वर्ड आया था। एपिस्टोलरी जिनको नहीं पता ध्यान से देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड है एपिसल, टी साइलेंट है इसका, लेटर को बोलते हैं, पत्र। तो राइटर ने लिखा है कि भाई एक जमाना था, चाहे वो जॉन कीट्स ले लो, चाहे महात्मा गांधी ले लो, नेहरू ले लो, कोई भी बड़े आदमी ले लो, वो हजारों चिट्ठियां लिखते थे, आदान प्रदान करते थे। तो उनको इतनी वोकैबुलरी थी, वो एक्सप्रेस कर पाते थे। और आजकल हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा एक के लिख देते हैं, थम की इमोजी दिखा देते हैं। तो एपिस्टोलरी नॉवल लिखा है उसने, यानी कि लेटर्स के थ्रू नॉवल। एक कैरेक्टर को एक लेटर मिलता है, वो कैरेक्टर यानी कि वो चरित्र उसका जवाब लिखता है, ऐसे करके लेटर्स के एक्सचेंज के थ्रू कहानी आगे बढ़ती है, तो उसको एपिस्टोलरी नॉवल कहते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर आप देखिए एपिसल्स का मतलब लेटर्स का पुलिंदा नजर आ रहा है आपको, बंडल। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसमें भी एक जना, एक सेकेंड, एपिस्टोलरी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लेटर्स ऑफ लेटर राइटिंग हो गया, सिनोनिम्स हो गया, लेटर बेस्ड, कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब उस नॉवल का नाम भी कॉरेस्पॉन्डेंस से रिलेटेड है। द नॉवल यूजेज एन एपिस्टोलरी स्टाइल, यानी कि लेटर वाली अप्रोच से स्टाइल में वो लिखाया गया है पूरा नॉवल की कहानी। यानी कोई फिल्म देखो जो एंटायरली लेटर्स ही पढ़ के आगे बढ़ रही हो। फिर एक बड़ा है एग्नोस्टिक, एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो बिल्कुल गॉड में, मतलब देखो एक तो होता है एथीस्ट, आपने सुना होगा है ना। एथीस्ट का क्या मतलब होता है, जो गॉड में यकीन करे, नहीं करे। और एक होता है थीस्ट। तो थीस्ट का मतलब जो गॉड में यकीन करे, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं गॉड को मान तो रहे, क्योंकि थीस्ट कह रहा है मैं नहीं मानता कि गॉड है, लेकिन ये जो एग्नोस्टिक होता है ना, तो बिल्कुल ही मानने को तैयार नहीं, गॉड नाम की कोई चीज होती भी है, एग्जिस्टेंस तो बहुत दूर की चीज है ना, तो उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। अब देखिए ऐसे लोग उदास रहते हैं जिनको ऐसा लगता है कि संसार यूं ही चल रहा है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैन नॉट बी नोन फॉर प्रूवन, जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते। समवन अनसर्टेन अबाउट रिलीजियस ट्रूथ, तो स्केप्टिक हो गया, हर बात पे क्या करता है वो शक करता है। डाउटर, स्केप्टिक सुना होगा ना आपको, स्केप्टिसिज्म सुना होगा आपने। स्केप्टिसिज्म क्या होता है, हर चीज पे शक करना। अनसर्टन बिलीवर, so he describes himself as an agnostic, open to evidence but unconvinced। ठीक है, तो एक बहुत कॉमन सा वर्ड दिया मैंने एग्नोस्टिक आपको। रूमेटिक एगोनीज, एक फ्रेज आया था। रूमेटिक का मतलब होता है जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, गठिया बाई की बीमारी हो जाना। एगोनीज का मतलब होता है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब है बहुत ज्यादा आत्मा की पीड़ा, है ना। एगनी वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड पेन ऑफ द सोल, तब बोलते हैं, यानी कि आत्मा तक दुख पहुंच रहा है। और रूमेटिक का मतलब, जैसे अब आप देखिए इस बुजुर्ग महिला को, ये अपने घुटनों को टच कर रही है, यानी कि इसके घुटने में पेन हो रहा है, तो ये रूमेटिक प्रॉब्लम है ना। रूमेटिज्म बोलते हैं उस बीमारी को। सीवियर पेन कॉज्ड बाय रूमेटिज्म स्पेशली इन द जॉइंट्स एंड मसल्स। जॉइंट पेन, आर्थराइटिक सफरिंग। आर्थराइटिक सुना होगा आपने, घुटने का आजकल बहुत कॉमन बीमारी है। हमारे मोहल्ले में भी एक सज्जन को हो रखी है, और किसी को कभी भी हो सकती है, क्योंकि हम घी नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, कैल्शियम की कमी है। औरतों को कम उम्र में आजकल ये बीमारी होने लगी है। फिर आप आइए,
मैस्कुलर एक्स हो गया, रूमेटिक एगोनिस समझ में आ गया होगा। विंटर ऑफन वर्सन्स, वर्सन्स मतलब और ख़राब कर देती है उसकी रूमेटिक एगोनिस को। असॉर्टमेंट का मतलब होता है बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें। जैसे आपने कभी दिवाली को अपने घर में टेबल के ऊपर खाना सजे हुए देखा होगा, तरह तरह की चीज़ें, हम एक असॉर्टमेंट। अब देखिए इसमें लीची भी है, अनार भी है, अंगूर भी है, सारे फ्रूट्स दिख रहे हैं, है ना। तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक असॉर्टमेंट है, मीनिंग कलेक्शन और वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। क्या क्या सिनोनिम्स लिए मैंने इसके, देखिए ज़रा, वैरायटी, कलेक्शन, सिलेक्शन। तो ये जो वर्ड आया था ये उस आर्टिकल से रिलेटेड आया है अखबार में, वेयर द राइटर इज टॉकिंग अबाउट कि जो मिड डे मील हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, उसमें असॉर्टमेंट की कमी है ना। जैसे कई तरह के उसमें चीज़ें होनी चाहिए, हम दे सकते हैं हम, क्योंकि गरीब का बच्चा जहाँ मिड डे मील खा रहा है वो भारत का भविष्य है कि नहीं। सारे काम छोड़ करके हर करे भी तो क्या, भारत घिरा हुआ भी तो इतने सारे दुश्मनों से कि हमें युद्ध की प्रैक्टिस के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन पे बहुत खर्चा करना चाहिए और खाने पे बहुत खर्चा करना चाहिए, दो, क्योंकि खाने से दिमाग बनेगा और दिमाग से ही आपकी एजुकेशन काम आएगी। कोई रिसर्च हो, कोई नई नई मैथमेटिक्स की चीज़ें भारत दुनिया को दे, रिसर्च में नंबर 1 आए, सारे नोबेल प्राइज भारत जीते, जस्ट इमेजिन। तो लिखा है कि द शॉप ऑफर्स एन असॉर्टमेंट ऑफ हैंडमेड चॉकलेट्स। असॉर्टमेंट मतलब कई तरह की। फिर कैस्केड ऑफ जेनरिक रिप्लाईज। अब देखिए इस वर्ड को मैंने क्यों ले लिया, फ्रेज को, कि आजकल क्या होता है, जैसे किसी का बर्थडे आता है तो आप देखते हो सब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई आपको नया फ्रेज नजर नहीं आएगा, कोई क्रिएटिव तरीके से आपको विश नहीं करता। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि किसी को कुछ, चाहे मैं कहीं से निकाल के, चैट जीपीटी से निकाल के दे दूं, लेकिन अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि उसको कार्ड बना के दे दूं, है ना। तो कैस्केड का मतलब क्या होता है, एक किसी चीज का बहुत ज्यादा, एक्चुअल में झरने को बोलते हैं, पानी जो एक साथ गिरता है उसको अपन इंग्लिश में कैस्केड बोलते हैं। तो जेनरिक का मतलब होता है एक जैसी, और रिप्लाईज तो आपको पता ही है ना। तो अब इसका मतलब है कि एक जैसी रिप्लाईज कहीं से आ रही है या आप टाइप कर रहे हो, मान लो। दूसरा भी एक मैंने रखा है, ध्यान से देखिए, अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रेपिटेटिव। ऐसा फ्लो, एक रेपिटेटिव मतलब एक जैसे रिपीट हो रही है, स्टैंडर्ड इम्पर्सनल रिस्पॉन्सेज। इम्पर्सनल क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऐसे रिस्पॉन्सेज आपके पर्सनल नहीं होते हैं, आप कहीं से उठा के, कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, है ना। फ्लड ऑफ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज। स्टैंडर्ड का मतलब है एक जैसे। सीरीज ऑफ कैंड रिप्लाईज। कैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कैन का एक मतलब होता है डब्बा, खाने में कैंड सार्डाइन्स आती है ना, कैंड जेलीफिश आती है, कैंड मुरब्बे आते हैं, डब्बे को बोलते हैं। तो कैंड रिप्लाईज का मतलब हो गया एक जैसे रिप्लाईज, स्ट्रीम ऑफ रेपिटेटिव, एक झरना रेपिटेशन के आंसर्स का, एक जैसे आंसर्स, यस सर यस सर यस सर यस सर। या हो सकता है कोई स्टूडेंट नया रिस्पॉन्स दे, है ना, जैसे ऐसा बोले आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, एक बोले माई अपॉलॉजीज, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द इशू, कस्टमर सपोर्ट सेंट अ कैस्केड ऑफ जेनरिक रिप्लाईज। हमें खेद है कि हम, है ना। अच्छा, इसमें जब हम ऐसा बोलते हैं कैस्केड ऑफ जेनरिक रिप्लाईज, तो हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्लीशे, यानी बड़ा रटा रटाया, घिसा पिटा, ब्रोमाइड सा रिस्पॉन्स, एक जैसा, कुछ नयापन नहीं, लैकिंग न्यूनेस, ठीक है। फिर है विलफुल स्नब। एक जना हाथ मिला रहा है, दूसरा उसको जानबूझकर, विलफुल का मतलब होता है जानबूझकर किसी को हर्ट करना, स्नब का मतलब है उसको हर्ट कर देना जानबूझ करके। अब देखिए ये इससे हाथ नहीं मिला रहा है, उससे आपको ये याद रह जाएगा। फिर इस तरह से देखिए इसमें भी है कि ये उसे बात करना चाह रहा है लेकिन वो विलफुल स्नब कर रही है, दूर रहे मुझसे, मुझे नहीं बात करनी, ठीक है। फिर आप देखिए डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, एक्ट ऑफ इग्नोरिंग और इंसल्टिंग समवन। स्नब का मतलब इंसल्ट करना, डेलिबरेट जानबूझकर, इंसल्ट, इंटेंशनल स्लाइट। स्लाइट का मतलब है स्लाइटेड में, इंग्लिश में इसको वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है, स्लाइटेड। तो स्लाइटेड का मतलब हो गया किसी की इंसल्ट करना। स्लाइट मतलब जरा सा भी होता है। मैंने कहा यार मुझे स्लाइट भी, जरा भी पता नहीं था। इस जरा के लिए इंग्लिश में एक और वर्ड है, आयोटा, आयोटा ऑफ। मैंने कहा आयोटा ऑफ, इंक्लिंग, एक और वर्ड यूज करते हैं, इंक्लिंग, मुझे जरा भी। तो जरा को इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइट। और स्लाइट का एक मतलब इंसल्ट करना भी होता है। तो पर्पसफुल रिजेक्शन, तो हिज रिफ्यूजल टू एक्नॉलेज हर वॉज अ विलफुल स्नब। सेंटेंस समझ में आ गया। सेप्टुअजेनेरियन आज का लास्ट वर्ड है। सेप्टुअजेनेरियन मैंने आपको याद होगा बहुत पहले एक वोकैबुलरी क्लास में दिया था। 70 साल का आदमी है तो सेप्टुआ,
80 साल का है तो ऑक्टाजेनेरियन, ठीक है, जेनेरियन। और कोई सारा ही गलत हो जाएगा वरना, ऑक्टा जेनेरियन 80 साल का, नैनोजेनेरियन है ना, 90 साल का, सेंटिनेरियन। तो ऐसे करके ये वर्ड यूज़ किया जाता है 70 साल का। तो किसी 70 साल के राइटर ने अगर कोई चीज़ लिखी है तो राइटर वहाँ पे वो वर्ड यूज़ कर रहा है। और आप देखिए जैसे इसमें आप इसे समझ सकते हो कि वो 70 साल का है, ठीक है। तो ये था आपका आज का वर्ड लिस्ट, मीनिंग अ पर्सन बिटवीन 70 एंड 79, ठीक है, पर्सन इन देयर 70s। सो आपको वोकैबुलरी की क्लास कैसी लगी? आपके सजेशंस चाहिए मुझको, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ कमेंट लिखें। थैंक यू वेरी मच।